हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम के ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के ऊपर बहुत सारे टॉक शोज आयोजित करते हैं और उसमें मैं विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों को आमंत्रित करता हूं। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ एक युवा हैं, यानी कि एक ऐसे युवा जो युवा हल्ला बोल मंच से जुड़े हुए हैं। तो गोविंद मिश्रा जी हमारे साथ हैं। गोविंद मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे शो पर आए। गोविंद मिश्रा जी युवा हल्ला बोल के साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं। युवाओं की समस्याओं को उठा रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या के खिलाफ फाइट कर रहे हैं और भारत में जो बहुत सारी वैकेंसी जो सरकारी क्षेत्रों में खाली पड़ी हैं, भले ही 10 लाख से ऊपर टीचर्स के पद हों, पुलिस में 5 लाख से ज्यादा रिक्तियां हैं। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में, राज्यों में, केंद्र में जो खाली स्थान पड़े हैं, जो सैंक्शन जिसे स्ट्रेंथ कहा जाता है, वो भी भरी नहीं जा रही है। हमारे युवा इसके खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और वो आक्रोश अगर देखा जाए तो इस किस्म का है कि आ, अपने आप में उसकी गूंज तो सुनाई दे रही है, लेकिन शायद इस सरकार की नींद नहीं टूट रही है। ये कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए लोग हैं, ये सुनना भी नहीं चाहते। और आपको मैं सिर्फ बातचीत शुरू करूं, एक चीज आपको बता दूं कि बेरोजगारी मोदी सरकार के सिलेबस में से बाहर चली गई। ये उस सिलेबस में नहीं है। बेरोजगारी और महंगाई दो मुद्दे ऐसे हैं जिनसे हम रोज जूझते हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों मोदी सरकार के सिलेबस में से बाहर हो चुके हैं। ये उस किताब का हिस्सा नहीं है और ना ही उनकी तस्वीर का हम कोई हिस्सा है। गोविंद मिश्रा जी, स्वागत है आपका। युवा हल्ला बोलते हैं आपका। बिना कोई प्रश्न पूछे सबसे पहली टिप्पणी आपसे लेना चाहूंगा। युवाओं में आक्रोश है, किस लिए? आक्रोश तो बहुत भयंकर है। और जैसा आपने कहा कि ये सरकार के सिलेबस में ही नहीं है कि बेरोजगारी भी कोई चीज है, तो वही हो रहा है। सब आक्रोश में है और कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब ये ज्वालामुखी की स्थिति बन चुकी है पूरे देश में, युवाओं के बीच में। आपको मैं आंकड़ों से ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। एक जो बड़ी वेदना है युवाओं के अंदर कि रोजगार कैसे मिले, एनसीआरबी का एक डेटा है जिसमें बताया गया है कि हर 2 घंटे में 3 बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। पहले हमें सुनाई देता था कि किसान आत्महत्या करते थे, देश भर उनकी पीड़ा को अपना पीड़ा समझता था। आज वही स्थिति बेरोजगारों के साथ हो गई है। सबसे ये आत्महत्या करने वाली लिस्ट में सबसे ऊपर हैं बेरोजगार। हर 2 घंटे में 3 बेरोजगार का आत्महत्या करना बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज है, जिसपे सरकार को तुरंत कुछ न कुछ कार्रवाई करना चाहिए। कुछ पॉलिसी लेवल पे करना चाहिए, कुछ तुरंत रिक्रूटमेंट लेवल पे और बढ़ाना चाहिए, कुछ रोजगार के अवसर पैदा करना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो बहुत ही अच्छे मुद्दे पे आपने मुझे बुलाया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस चैनल के सभी व्यूअर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो देश के असल मुद्दों को सुनते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद जी, आपकी ये युवा हल्ला बोल की शुरुआत कैसे हुई और ये कैसे आप उससे जुड़े और इसका ख्याल कहां से आया आपको? जी, शुरुआत तो इसकी एक आंदोलन से हुआ और आंदोलन वो रोजगार से संबंधित ही था। देश में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है जो देश भर के ग्रुप बी और सी की केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती करता है जी। 2017 में ये इनकी जो सबसे बड़ी भर्ती होती है वो सीजीएल एग्जाम होता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। उसमें इन्होंने 2017 के सीजीएल एग्जाम में उसके मेंस के एग्जाम में बड़े लेवल पे करप्शन हुआ, जिसके लिए देश भर में आंदोलन होना शुरू हुआ। दिल्ली में भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। मैं उस समय तैयारी कर रहा था मुखर्जी नगर में रह के इसी परीक्षा के लिए। मेंस का एग्जाम देने में गया और मैं एग्जाम दे के घर जब पहुंचा, अपने रूम पे पहुंचा, तो इंटरनेट का जमाना तो है ही, डिजिटल इंडिया हो ही गया है देश भर में। कम से कम इन सब चीजों के लिए हम लोग जान जाते हैं। तो पता चला कि वो पेपर देने से पहले ही उसका आंसर लीक था और बड़े लेवल पे करप्शन था, जिसके बाद स्पॉन्टेनियस एजिटेशन था ये देश भर के युवाओं में। ये चूंकि एसएससी बड़े लेवल पे एग्जाम करवाती है तो देश भर के युवा इससे आक्रोशित हुए। दिल्ली के मुखर्जी नगर में बहुत बड़ा लोगों के बीच आक्रोश था।
तो वहां से हम लोग पहुंच गए सीजीओ कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे एसएससी का हेडक्वार्टर है, और वहां पे लगातार आंदोलन हुआ। 18 दिन तक लगातार एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, लगातार लोग बैठे रहे वहां पे, और एक इस अल्टीमेटम के साथ वहां से हम लोग उठे थे कि 31 मार्च 2018 तक हम लोग बैठे थे, 28 फरवरी 2018 को, और 31 मार्च 2018 के लिए हम लोग कॉल दिए थे कि उस दिन युवा हल्ला बोल होगा। एक दिन का प्रोटेस्ट के लिए हम लोग कॉल दिए थे कि जंतर मंतर पे, मतलब एक तरह से पार्लियामेंट स्ट्रीट में हुआ था, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ था। तो 31 मार्च के लिए हम लोग कॉल दिए युवा हल्ला बोल के लिए, और वो एक दिन का कॉल था। उस दिन बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, जिसके बाद सीबीआई जांच भी हुई, एक तरह से हमें कामयाबी मिली। लेकिन उस बीच हमने ये किया था कि युवा हल्ला बोल का एक नंबर जारी कर दिया था कि इस दिन के प्रोटेस्ट के जुड़ने के लिए हमारे इस नंबर पे संपर्क करें। तो वो प्रोटेस्ट तो एक दिन का खत्म हो गया, लेकिन ये कॉल आने बंद नहीं हुए। कॉल में ये एसएससी के अलावा बाकी भी जो भर्ती बोर्ड हैं, उनकी समस्याओं के साथ युवाओं को एक तरह से उनकी आकांक्षाओं पे हम लोग खरे उतरे थे। एसएससी के मामले में उनको लगता था कि डीएसएसबी का इशू सेम है, बिहार एसएससी का इशू सेम है, यूपी ट्रिपल एससी का इशू सेम है। तो तमाम लोगों के कॉल आने लगे, और वहीं से हम लोगों को लगा कि इतने लोगों की जब आकांक्षाएं हमसे जुड़ी हुई हैं, तो हमें इनके साथ न्याय करना चाहिए, हमें एक संगठन का रूप देना चाहिए युवा हल्ला बोल को ही। और वहीं से मतलब ऑन ग्राउंड ये युवा हल्ला बोल बन गया। किसी मीटिंग के बाद नहीं बना कि जैसे आम तौर पे होता है कि लोग बड़ी मीटिंग करते हैं, फिर कहते हैं कि हम एक संगठन बनाएंगे, एक पार्टी बनाएंगे, या फिर जो भी कुछ होता है। लेकिन हमारे एक आंदोलन से निकला हुआ ये पूरा संगठन ही है। जितने भी, जैसे मैं भी अभ्यर्थी था उस समय, परीक्षा दे रहा था, मेरे अलावा तमाम लोग ऐसे उस आंदोलन से जुड़े हुए अभी भी संगठन में हैं, जो अपनी समस्याओं के बाद दूसरों की भी समस्याओं पे काम करते हैं। हम लोगों को लगातार कई सारी कामयाबियां मिली, जिससे हम लोगों को लगा कि इस संगठन को बनाना चाहिए और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण सवाल पे देश भर में काम करना चाहिए, देश भर के युवाओं की आवाज बननी चाहिए, और ये संगठन बनना। मोदी सरकार तो कहती है कि हमारी सरकार में करप्शन है ही नहीं, भ्रष्टाचार है ही नहीं। भ्रष्टाचार और करप्शन तो बड़े लेवल पे है, लेकिन उसको दबाया जाता है। अब एसएससी का मैं बताऊं कि एसएससी में उस समय जो पूरे प्रोटेस्ट में जो मेन लड़कों का आक्रोश था, वो एसएससी चेयरमैन के खिलाफ था। और वो एसएससी का चेयरमैन जो थे, असीम खुराना नाम है उनका, मैं खुल के नाम उनका लेना चाहूंगा, क्योंकि उसके बाद हम लोग कई सारे उनके खिलाफ भी सबूत लाए। एक तो बड़ी बात, असीम खुराना जी गुजरात कैडर से थे, और कुछ हो सकता है कि ये जब हमारे मोदी जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे तो उनके फेवर में कुछ काम किए हों, जिसकी वजह से उनको एसएससी में एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिला जा रहा था। हम लोगों ने जब इस एक्सटेंशन वाले बिंदु पे देखा, सर्च किया, रिसर्च किया, तो पता चला कि असीम खुराना जी की जो नियुक्ति हुई थी वो भी एक गलत तरीके से हुई थी। मतलब उसमें एक वो कहानी काफी लंबी हो जाएगी मुझे लगता है, और उनकी नियुक्ति भी गलत तरीके से हुई थी, जो चेयरमैन के रूप में हुई थी। एक्सटेंशन उनको मिले गलत तरीके से मिले, और इस सारे करप्शन को दबाने के लिए अब वो पहले से बैठे हुए थे। अब जब चेयरमैन जिसको न्याय करना है कि उसके संगठन में कोई, उसके जो पूरा आयोग है उसमें कोई करप्शन नहीं होता है, तो जब मालिक ही ऐसा बैठा हुआ है कि उसको दबाने वाला, तो फिर तो वो कैसे बाहर आता। अब हालात ये हैं कि जो पहले केंद्र सरकार में जो पोस्ट होती थी करीब करीब 40-45 लाख के आसपास होती थी, अब गिर के 30 लाख पे आ गई है करीब। और साथ में जो पीएसयूज की जो पोस्ट हैं वो भी 30-32 लाख से डाउन होकर 17-18 लाख पे आ गई हैं। तो सरकार के तो इरादे लगते ही नहीं कि सरकार ने, और अपने जो भी उनके चुनाव घोषणा पत्र आते हैं उसमें सरकार कभी जॉब देने का वादा नहीं कर रही है। बीजेपी की सरकार की ये खास बात है कि वो चुनाव में, चुनावी घोषणा पत्र में जॉब देने का वादा नहीं करती है। वो बोलती है कि हम जॉब के लिए उचित परिस्थितियां पैदा करेंगे और उसमें एंटरप्रेन्योरशिप आएगी, या फिर कुछ लोग अपने जॉब खुद पैदा करें, अपने आप ही अपने ऊपर डिपेंडेंट रहें, और हम आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। और अभी लास्ट वीक में ही नीति आयोग के जो वाइस चीफ हैं, जो आपके राजीव कुमार, उनका एक स्टेटमेंट आया जिसको पढ़ के मैं भी चौंका एक्चुअली। उन्होंने कहा है कि अगर प्राइवेट सेक्टर और इन्वेस्टमेंट में जल्दी आगे नहीं आता है
तो हम किसी को भी नौकरी देने की कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। ये हमारे बस की बात नहीं है और सरकार सबको नौकरियां नहीं दे सकती, ये लोगों को समझ लेना चाहिए। ये एक प्रकार से सरकार ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं और उसको कहलवाया गया है नीति आयोग के द्वारा। अब हम यहाँ खड़े हैं, आप सोचिए। ये जो केंद्र सरकार की बात, हम केंद्र सरकार से शुरू करेंगे। वो जब 2014 में चुनाव में आए तो उस समय घोषणा किया था उन्होंने कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे। इसके बाद हर साल जितने भी चुनाव हुए सारी इनके हर घोषणा पत्र में होता था कि हम रोजगार देंगे। अभी आपके मध्य प्रदेश की बात करें तो हर साल 10 लाख नौकरियों की बात थी। ये एक ट्रेंड बन चुका था कि हम रोजगार। अभी हाल फिलहाल में आप बिहार वाले इलेक्शन को देखे होंगे तो उसमें था कि 19 लाख नौकरियां ये बीजेपी देगी, 10 लाख तेजस्वी यादव देने वाले थे। तो इस तरह की घोषणाएं तो हमेशा होती हैं, लेकिन उनका पालन कहीं नहीं। लेकिन तेजस्वी ने यह कहा था कि ये 10 लाख सैंक्शन पोस्ट हैं बिहार सरकार की, जिसमें टीचर्स वगैरह भी इन्वॉल्व है और उनको हम भर्ती करेंगे। जबकि नीतीश कुमार ने या बीजेपी ने जो 20 लाख की बात की है वो हवा में बात की है, उसमें ये 10 लाख नौकरियां इंक्लूड नहीं है जिसकी बात तेजस्वी कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आपको मैं बता दूं कि ये पूरे देश भर में जो सरकारी जो पद खाली पड़े हैं, जो सैंक्शन पर वैकेंट हैं, उनकी संख्या अभी 30 लाख के करीब में है। कुछ दिन पहले एक 24 लाख का आंकड़ा आप सुने होंगे 2019 के इलेक्शन के करीब में, जब कांग्रेस भी इसको लेके आई थी कि हमारी सरकार बनती है तो 1 साल के अंदर हम 24 लाख पद भर देंगे। ये सरकारी सैंक्शन वैकेंट पोस्ट है जिसको एक सिग्नेचर मात्र से ये पूरा फिल कर सकते हैं, पूरा भर सकते हैं, तमाम वैकेंसियां आ जाएंगी। और ये जो बड़ा एजिटेशन है लड़कों का कि वैकेंसियां लगातार कम करते जा रहे हैं, ये वैकेंट पोस्ट होने के बाद भी नहीं फिल कर रहे हैं। अब पता नहीं कौन सा खर्चा बचा रहे हैं उससे, और वो समझ से परे है हम युवाओं के। लेकिन घोषणाएं तो ये बराबर करते रह रहे हैं। अभी यूपी सरकार लगातार अपने आंकड़ों में कह रही है कि 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोगों को। अब दिल्ली मेट्रो में आप देखेंगे अगर सफर करें तो आपको यूपी सरकार के बोर्ड से देख देख के आपकी आंखें ऐसा हो जाएगा कि एक ही स्टेशन पे हमेशा खड़े हैं। जहां जाइए वहां पे योगी जी की बड़ी बड़ी फोटो, बड़ी बड़ी होर्डिंग, और सब में बस यही लिखा है 2.5 करोड़ रोजगार दिए हैं, ये योजना वो योजना। लेकिन जमीनी हकीकत देखिए, यूपी में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यूपी की अगर बात करें, एक बात मैं इंटरजेक्ट करना चाहूंगा। हाँ, अल्टीमेटली ये आप युवा ही थे तो जिन्होंने मोदी जी को वोट दिया है, इस बात को आप मत भूलिएगा। आप युवाओं ने वोट दिया है, किसानों ने वोट दिया है। ये 2 मेजर सेगमेंट है भारत के, और मिडिल क्लास को साथ में और मिला लो, लेकिन युवा भी तो मिडिल क्लास से ही आते हैं ना मोस्टली सारे, बिल्कुल बिल्कुल। और मिडिल क्लास से भी हैं। तो अगर वो आक्रोश है सरकार के खिलाफ, तो फिर वो आक्रोश नजर क्यों नहीं आता? फिर उस आक्रोश के अंदर बिहार में नीतीश कुमार कैसे जीत जाते हैं फिर वापस से? ये सोचने वाली बात है कि जो युवा आक्रोश की बात करते हैं, अब मैं प्रैक्टिकल टर्म्स की बात करूंगा। अगर युवाओं के अंदर इतना आक्रोश है, और कहते हैं ट्विटर हैंडल पे कुछ मेरे भी बहुत सारे नौजवान जो फॉलो करने वाले हैं, जो मित्र हैं, वो बताते हैं कि युवाओं में बहुत आक्रोश है मोदी के प्रति। मैंने कहा वो वोट पे ट्रांसलेट क्यों नहीं होता फिर? वो अल्टीमेटली युवा तो बहुत बड़ी संख्या में वोट देने जाते हैं, और अब सामने फिर वेस्टर्न यूपी के पंचायत चुनाव आ रहे हैं, सामने 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं। तो क्या इनको हम एक टेस्ट ग्राउंड समझें कि युवा बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे? बिल्कुल, सिनेरियो कुछ चेंज हो रहा है। अभी 1 साल तक कुछ सिनेरियो कुछ अलग था, जब ये रोजगार बहुत ज्यादा अहम मुद्दा नहीं हो पा रहा था। अब उस समय मीडिया भी, बहुत सारी मीडिया उसको दबाना चाहती है। अब तो इस समय की कंडीशन कुछ अच्छी है जब आप जैसे लोग रोजगार जैसे मुद्दे को ऊपर ला रहे हैं, वरना साल भर पहले तक कंडीशन एकदम उलट थी। लोगों को फर्क नहीं पड़ता था। लोगों को लगता था कि मंदिर बन जाए, मस्जिद बन जाए, हिंदू मुसलमान हो जाए, चीन पाकिस्तान हो जाए, तो उससे सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अब लोगों को सारे चैनल्स पे तो वही चल रहा है, अभी भी वही चल रहा है। हाँ, सुबह से लेकर शाम तक वही चाइना और वही हिंदू और वही मुसलमान ही चल रहा है, देखा जाए तो इसके अलावा कुछ है ही नहीं। लेकिन अब देखने वालों का, जैसे अब शिफ्टिंग ये हुआ है ना, लोग टीवी छोड़ के मोबाइल पे आए हैं, इंटरनेट के माध्यम से तमाम नई चीजों को देख पा रहे हैं। ये अलग अलग चैनल्स जो नए आ रहे हैं, जो रोजगार की बात कर रहे हैं, बाकी स्टूडेंट एजुटेशन की बात कर रहे हैं,
उनको लोग देख रहे हैं। साल भर पहले ऐसा सिनेरियो नहीं था। और बिहार इलेक्शन की बात मैं करूंगा, जो आप अभी बता रहे थे। बिहार में कंडीशन एकदम मतलब तेजस्वी जी के पक्ष में तो बिल्कुल नहीं था। एक जो बड़ा मुद्दा जो आया, जिससे ये कुछ अप हैंड में आए, अपर हैंड इनका था, वो रोजगार का मुद्दा था। हम लोग बिहार में कैंपेन कर रहे थे पढ़ाई, कमाई और दवाई का, जिसमें एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ की बात कर रहे थे। उसके बाद एक जो बड़ा सेक्टर जो इनको वोट दिया, जो टक्कर में आए कुछ, ये बस रोजगार के मुद्दे पे आए। बाकी वो तो एक बड़ा सेक्शन है ही, जो अभी भी जिसको ये बरगला रहे हैं अपनी टीवी के माध्यम से, तमाम मीडिया को मैनेज करके। वो तो एक बड़ा सेक्शन है, उस पे हावी होना है। उसी तरफ हम लोग युवा हल्ला बोल की कोशिश है कि लोगों को अपनी बात के लिए समझाएं कि रोजगार के मुद्दे पे लोग वोट दें। तमाम ऐसे लोग हम लोगों के पास आते हैं अपनी कंप्लेन लेके, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। व्हाट्सएप पे उनकी मैं डीपी देखता हूँ तो उसमें हो सकता है लिखा होता है कई जगह की अब की बार योगी सरकार, मोदी सरकार, या फिर अफिलिएटेड विद सम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन, वो अफिलिएटेड होते हैं। लेकिन उसके अपने इशू को लेकर के हमारे पास आते हैं। अभी जो वैकेंसीज की बात कर रहे हैं, तो देश भर में 12 लाख केवल शिक्षकों के पद खाली हैं। और शिक्षकों की भर्ती के लिए बिहार में बवाल चल रहा है। 2 साल से वहां पे लगातार बात चल रहा है कि जो 94,000 शिक्षक भर्ती, एक बड़ी शिक्षक भर्ती वहां होनी थी, उस पे सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। यूपी में लगातार लोग टीचर रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं। इसी तरह देश भर, मध्य प्रदेश में और उत्तर भारत में तो सीधे तौर पे दिखता है कि जो ये बड़ा एजिटेशन है जो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हो रहा है। एक तो बात पूछना सिनेरियो। चाहूंगा मैं बीच में आपको थोड़ा सा रोक कर। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ। महाराष्ट्र भारत का एक किस्म से अगर एरिया में देखें तो ऑलमोस्ट दूसरे तीसरे नंबर का स्टेट है। और यूपी भी हमसे छोटा ही है महाराष्ट्र से एरिया में, तो पॉपुलेशन में कम है, पर भारत का सबसे समृद्ध स्टेट है और सबसे बड़ा इंडस्ट्री यहीं पे है। इंडिया का ऑलमोस्ट जो 20% का जो जीडीपी है, या 20 से 25% के बीच में, वो सिर्फ महाराष्ट्र से जाता है पूरे हिंदुस्तान का। मुझे यहाँ पर ऐसी कोई समस्या नजर नहीं आती, कोई यहाँ पे बात नहीं करता रोजगार की, कोई यहाँ पर ऐसा हल्ला बोल नहीं है, कोई यहाँ पे आंदोलन नहीं है। यहाँ के युवा निकल के बातें नहीं करते कि हमें नौकरी नहीं करनी, हमें ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। यही हालात कर्नाटका के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, जहां मैं काफी गया हूँ, तेलंगाना में, आंध्र के अंदर। ये ऐसा क्यों है कि ये चीजें पश्चिम भारत में और दक्षिण भारत में नहीं है? मतलब एक बात तो मैं एग्री करता हूं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से उस साइड में उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम्स वहां भी हैं। अभी मैं महाराष्ट्र को लेकर बात करूं, पता नहीं मीडिया में आजकल तो कम दिखता है, लेकिन एक बड़ा इशू ये था कि अभी पिछली गवर्नमेंट में एक नियुक्ति करने के लिए परीक्षा महापोर्टल करके एक पोर्टल आया, जिससे नियुक्तियां हो रही थी महाराष्ट्र के अंदर में, सभी गवर्नमेंट जॉब के अंदर में। अभी हमारी टीम ने उस पर काम किया और देखा, वहां पाया कि ये परीक्षा महापोर्टल वही कंपनी थी जो मध्य प्रदेश के अंदर व्यापक घोटाले करके आई थी। महाराष्ट्र में जाती है, अपना नाम बदल देती है। अभी छात्र लगातार एजिटेशन कर रहे हैं, वहां एजिटेटेड हैं कि इस कंपनी को फिर अपना ये रिक्रूटमेंट करने के लिए ना दिया जाए। तो एक बड़ा इशू गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में तो है। हाँ, प्राइवेट में बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि जहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं वहां पे ये समस्याएं नहीं है। और यूपी बिहार में चूंकि इंडस्ट्रीज कम है, इसकी वजह से यहाँ समस्याएं ज्यादा दिखती हैं। फिर यूपी भी में तो फिर थोड़ी बहुत इंडस्ट्री मिल जाएगी आपको, कहीं नोएडा साइड में या कहीं और, लेकिन बिहार में तो कुछ भी नहीं है। ईस्टर्न यूपी में कुछ नहीं है, बुंदेलखंड में कुछ नहीं है, वो तो बिल्कुल बैरन लैंड है सारे के सारे। तो वहां पे तो कोई रोजगार की कोई बात भी नहीं करता है। और कमाल की बात ये है कि जो बड़ी बड़ी जो आईटी कंपनीज है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, विप्रो है, सत्यम मतलब महिंद्रा है, कोई भी कंपनी आपका बिहार का रुख करने को तो तैयार ही नहीं होती है। वो तो वहां पे ऐसा लगता है कि बिहार का तो जैसे इंडस्ट्री वाले कोई कभी नाम भी नहीं लेना चाहते। कोई भी इंडस्ट्री खोलनी हो, अब सबसे बड़ी जो 50% जो हिंदुस्तान की इंडस्ट्री है वो ऑटोमोबाइल है।
अब इंडिया में ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री जब खोलने का पहला चॉइस आती है तो तमिलनाडु चले जाते हैं, क्योंकि वो इंडिया का डेट्रॉइट है। जो बच खुच गई वो महाराष्ट्र के अंदर, यहाँ पे जो आपका पूना का आगे का सेंटर है, अहमदनगर बेल्ट है, वहां चले जाते हैं। और कुछ बच गए तो वो फिर आपके वो हरियाणा के अंदर मानेसर साइड में चला जाता है, दारूहेड़ा साइड में चले जाते हैं। तो अल्टीमेटली हर चीज अब कॉन्सेंट्रेटेड हो चुकी है स्किल सेट के हिसाब से। 6 या 7 स्टेट हैं जो भारत का ऑलमोस्ट 80% जीडीपी दे रहे हैं, मैं आपको बताऊं, और बाकी जितने 20-22 स्टेट्स हैं वो मुश्किल से 20% का जीडीपी प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। अब जब तक वो स्टेट्स, जैसे बिहार के लोग कहते हैं हाँ हम गरीब हैं, देखिए आज से हम एक बात समझ लें, आज से 73 साल पहले भारत के अंदर 99% लोग अंडर द पॉवर्टी लाइन थे। आप समझे, रेशो समझ रहे हैं आप? 99% लोग अंडर द पॉवर्टी लाइन थे, और भारत का पहला बजट मुश्किल से 300 करोड़ का था। खाने को रोटी नहीं थी, अनाज नहीं था, पहनने को कपड़ा नहीं था, दवाइयां नहीं थी, टीचर नहीं थे। हम जैसे लोग जमीन पे बैठ के पढ़ के निकल के आए हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में लाइट भी 10वीं क्लास में देखी है, जिन्होंने पानी भी हैंडपंप का खींच खींच के या कुएं से खींच के निकाला है। आप सोचिए कि उस जमाने से चलते चलते यहाँ पर आए और उस गरीबी को मिटा के हम यहाँ तक लेके आए। उस टाइम केरल भी गरीब था, तमिलनाडु गरीब था, आंध्रा गरीब था, तेलंगाना गरीब था, कर्नाटका गरीब था, महाराष्ट्र का एक पॉकेट थोड़ा सा रिच था जिसको बॉम्बे कहते हैं, इसके अलावा कुछ रिच नहीं था। लेकिन सारे के सारे जो पश्चिम भारतीय राज्य हैं और जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं, इनमें फर्क कितना आ गया, मैं आपको एक आंकड़ा बता देता हूं। इसको मैंने काफी रिसर्च भी किया, प्रोग्राम्स भी किए हैं, मैंने एपिसोड्स भी किए हैं, कि जहां पे भारत की पर कैपिटा इनकम इस टाइम $1877 है, 1877, जो बांग्लादेश से नीचे चलेगी इस साल, वो 1888 है। और जिसमें साउथ इंडियन और वेस्ट इंडियन स्टेट्स की जो हमारी पर कैपिटा इनकम है, 3000 और $5000 के बीच में है, जो आपकी लोअर मिडिल क्लास आती है यूनाइटेड नेशन के हिसाब से, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से भी। और वहीं पे भारत के 2 स्टेट ऐसे हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम $1000 से नीचे है। $700 के आसपास बिहार है, और करीब $980 के आसपास इस टाइम कोविड के बाद उत्तर प्रदेश है। मेरा प्रश्न ये पैदा होता है कि 73 इयर्स में वो भी गरीब थे और ये भी गरीब थे, लेकिन उन्होंने वो रोना बंद कर दिया कि हम इंडस्ट्री नहीं ला सकते, कुछ नहीं कर सकते, और वो अमीर पे अमीर होते चले गए। आज वो ऑलमोस्ट $5000 पे खड़े हैं, और ये इनसे 100 साल पीछे हैं। किसकी गलती है ये कौन लोग थे जो बिहार का, उत्तर प्रदेश का उद्धार नहीं कर पाए? कौन लोग थे जो आज भी देखा जाए तो $1000 से नीचे का पर कैपिटा लेके बैठे हो, जो सोमालिया, रवांडा, उसकी बात करो, उसके बराबर आप आ जाते हैं? तो कब तक दोष दिया जाएगा दूसरे लोगों को कि आप हमें जॉब दो? ये प्रश्न उठता है, क्योंकि आज बिहार से, उत्तर प्रदेश से बहुत भारी संख्या में लोग कर्नाटका जाएंगे, केरला जाएंगे, तमिलनाडु जाएंगे, महाराष्ट्र आते हैं, और इस बारे में यहाँ एजिटेशन भी होते हैं, मारामारी भी कई बार हो जाती है। कुछ दल ऐसे हैं जो उनको विरोध भी करते हैं, हालांकि मैं उनको उचित नहीं मानता हूं, क्योंकि आप भारत है तो भारत के अंदर आप कहीं भी जाके नौकरी कर सकते हैं। लेकिन अब भारत में वर्क वीजा आ गया है, आपने नाम सुना होगा। आपके हरियाणा ने 75% कोटा कर दिया, आंध्र प्रदेश ने कर दिया, कुछ और स्टेट कर रहे हैं, झारखंड ने भी अनाउंस कर दिया कि मैं भी 75% करूंगा। अब तमिलनाडु अनाउंस कर रहा है डीएमके कि मैं आऊंगा 75% कोटा उसको इंप्लीमेंट करूंगा। तो क्या हमें एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाने के लिए वर्क वीजा लेना पड़ेगा? ये जो हालात पैदा हो रहे हैं गोविंद जी, ये भारत के लिए अच्छे नहीं है। यहाँ पे चीजें रिस्ट्रिक्ट होती चली जाएंगी। अगर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग अपने पड़ोसी हरियाणा में जाके नौकरी नहीं करेंगे, जहां पे नौकरियां हैं, जहां पे स्किल सेट्स अवेलेबल हो जाते हैं, तो जाएंगे कहां? आज सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी की नहीं है, गवर्नमेंट नौकरियां लिमिटेड रहेंगी, जो है लिमिटेड ही रहेंगी। लेकिन हम क्या उठ के वो राज्य जब वो कहते हैं कि हम जॉब प्रोड्यूस करेंगे बिहार जैसे, तो जॉब तब प्रोड्यूस होते हैं जब इंडस्ट्री आती है। इंडस्ट्री के नाम पे क्या है वहां पर सर? आप गिग वर्कर्स बनाना चाहते हैं सबको पिज्जा हट की डिलीवरी के लिए, या पिज्जा डिलीवर करते रहो या फिर खाना डिलीवर करते रहो, वो तो कोई नौकरी नहीं है। इन हालातों में जो बिगड़ते हालात हैं, अब यहाँ पे क्या सरकारी नौकरी एकमात्र सहारा रह जाएगी क्या? क्या उसके लिए जो मारामारी चल रही है आपका युवा मंच उसके लिए कर रहा है, आपको लगता है कि उसके अंदर आपको सफलता मिलेगी? मैं बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ आपके लिए। जी बिल्कुल, ये एक जो सरकारी नौकरी की बात है, तो ये जैसे होता ये है कि जो गैर सरकारी नौकरी वाले लोग हैं
वो इतना संगठित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि एक कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म उन्हें नहीं मिल पाता है। और युवा हल्ला बोल मैं जो बता रहा हूँ कि एसएससी एजुटेशन से शुरू हुआ, गवर्नमेंट जॉब्स के लोग इससे जुड़े, तो वो एक वर्ग एक साथ हो जाता है, जो आजकल ट्विटर पे दिख जाता है या फिर सोशल मीडिया पे दिख जाता है, या फिर कोई एजुटेशन होता है उसमें। अब किसी की प्राइवेट नौकरी जा रही है, उसके लिए कोई बड़ा प्रोटेस्ट तभी दिखता है जब किसी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे, जैसे आप मानेसर की बात करें तो वहां मारुति सुजुकी प्लांट अभी कुछ दिन पहले उसके वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो दिखा कि हाँ प्राइवेट सेक्टर में भी है। तो एक तो ये बात है कि संगठित हो पाने का और ना हो पाने का, तो जो सरकारी नौकरी वाले लोग हैं संगठित हैं, इस वजह से इनकी आवाज दिख रही है, बाकी लोगों की नहीं दिख रही है। बाकी जो मैं आपसे बात, आप जो बात एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे थे कि जो जैसे हरियाणा में 75% रिजर्वेशन दे दिया, तो वो तो सरकार की पॉलिसी लेवल पे फॉल्ट है। जब ये बात जो देश में इनका प्रोपेगेंडा फैलाना होता है, तो सरकार बात करती है कश्मीर की, कहती है एक राष्ट्र एक झंडा एक तिरंगा एक सब कुछ कह देती है, एक करेंगे। लेकिन वही जब इनको वोट लेवल पे आना होता है कि हरियाणा का वोट लेना है, और दिल्ली वाले हरियाणा में ना आ जाए, दूसरी जगह वाले हरियाणा में ना आ जाए, तो वहां कोटा लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ वहां इनकी अल्पमत की सरकार है। दूसरी पार्टी वाली जब छोड़ के चला जाएगा तो इनका वोट चला जाएगा। तो जहां इनको वोट पाना है ये बात करेंगे। ये उत्तर प्रदेश में ही तीसरा राज्य बना देंगे, एक और महाराष्ट्र में किनारे से महाराष्ट्र निकाल लेंगे जहां इनका वोट सेक्शन होगा, तो वो निकालने की ये पूरी कोशिश करेंगे। और इसके लिए पूरी तरह से मैं जिम्मेदार, अभी जो पिछले कुछ साल में सिनेरियो हुआ है उसके लिए बीजेपी सरकार को ही मैं मानता हूँ। जो हरियाणा की पॉलिसी आप देख लीजिए। पर गोविंद जी, इस सरकार को लाया कौन है? लाए तो हम, वो मैं अब बता। प्रश्न तो यहाँ पे आता है ना। अब जिम्मेदार तो मान लिया, मैं भी मान लेता हूँ, जिम्मेदार मैं भी मानता हूँ। इनकी अर्थनीतियां बहुत खराब है। वो इंडिया के अंदर ही वर्क वीजा लेके आ रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे अमेरिका के लिए वर्क वीजा लेना है, ऑस्ट्रेलिया के लिए वर्क वीजा लेना है, या ब्रिटेन के लिए वर्क वीजा लेना है, हरियाणा के लिए वर्क वीजा लेना पड़ेगा, या तमिलनाडु के लिए, या झारखंड के लिए, या तेलंगाना या आंध्र प्रदेश के लिए। तो अगर भारत में वर्क वीजा लेना पड़ेगा तो वो ये सरकार कर रही है। पर इस सरकार को लाया कौन है? सरकार को लाने वाले आप हैं सर, इसमें ये भी मत लाए भूलिए। हैं ये तीन वर्ग आते हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, युवा उसी का एक हिस्सा है, प्लस आपका मध्यम वर्ग, युवा उसका भी हिस्सा है। तो युवा किसानों में भी है, युवा मजदूरों में भी है, युवा आपके मध्यम वर्ग में भी है। तो चेंज कौन लाएगा, क्रांति कौन लाएगा? युवा ही तो चेंज लाएगा। चेंज आ रहा है। आप अगर इस बात को महसूस कीजिए कि हम लोगों का एक बहुत बड़ा नारा था, मैं उससे शुरू करना चाहूंगा इस मुद्दे पे, कि जैसे हम लोग एक बड़ा नारा दिए थे, ना हिंदू ना मुसलमान, ना चीन ना पाकिस्तान, केवल किसान और नौजवान। तो जब बहुत देश अच्छी में, बात है। जब ना हिंदू हिंदू मुसलमान की जब बातें रुक जाएंगी, जो काफी हद तक इस समय जब किसानों के आंदोलन को आप देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि हाँ हिंदू मुसलमान वाली चर्चा कम हो रही है, चीन पाकिस्तान वाली चर्चा कम हो रही है। तो वो एक चेंज हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जो वंचित वर्ग हैं, जो जैसे किसान हैं, युवा हैं, इनके लिए काम हो, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। युवाओं को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। आज आप रोजगार जैसे मुद्दे पे आप शुरू में ही बोल रहे थे कि जवाब ना मोदी के पास है, ना उनके मंत्रियों के पास है, ना इनके सपोर्टर्स के पास है। किसी भी बीजेपी के सपोर्टर्स को, मंत्री को, इवन प्रधानमंत्री को भी बैठा के पूछ लिया जाए कि देश में भाई वो रोजगार की सिलेबस, क्या कंडीशन है। भाई वो सिलेबस पे नहीं है ना। हाँ, सिलेबस में नहीं है। एनएसएसओ का एनएसएसओ का आंकड़ा कहता है कि 45 साल में बेरोजगारी सबसे बड़े स्तर पे आ गई है। तो ये बेरोजगारी, बढ़ती बेरोजगारी को नजरअंदाज कब तक करेंगे? कहीं ना कहीं इन्हें जवाब देना होगा, और ये जवाब नहीं देंगे तो आने वाले चुनाव में युवा देंगे। जैसा मैंने कहा कि अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से बिहार में भी युवाओं ने पूरी तरह से इनका विरोध किया है। कोई भी युवा, आप चुनाव भर में तमाम रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे थे, किसी की भी रिपोर्ट उठा के आप देख लीजिए, रोजगार, कोई रोजगार के मुद्दे पे युवाओं के क्या प्रतिक्रिया थी, या फिर आपकी बात सही है। और मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, 76 की बात है जब मैंने ग्रेजुएशन की थी, और ये इमरजेंसी का टाइम था। इमरजेंसी के टाइम में जो सबसे बड़ा जो सहयोग मिला था जयप्रकाश नारायण जी को, युवाओं से ही मिला था। वो छात्र आंदोलन ही था। मैं कहता हूँ जो वहां से निकला है वो बिहार से, वो छात्र आंदोलन ही था।
जो उससे पहले गुजरात में हुआ था नवनिर्माण, वो भी छात्र आंदोलन था, मैं आपको बताऊं। लेकिन 75-76 में जो धीरे धीरे जो युवाओं के अंदर आक्रोश था, मध्यम वर्ग में जो आक्रोश था, मध्यम वर्ग का आक्रोश तो अब खत्म हो चुका है, वो तो सोडा वाटर की बोतल की तरह खत्म हो चुका है। मध्यम वर्ग इस देश में कुछ नहीं करेगा, मैं आपको पहले बता दूं, उससे उम्मीद मत कीजिएगा। उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांधी हुई है, मुंह बंद किए हुए हैं। तो भारत का मध्यम वर्ग इस टाइम जो पहले वोकल होता था, अब वो कुछ नहीं करेगा। उसको आप इनर्ट श्रेणी में गिन सकते हो। इनर्ट गैसेस होती है ना, वो मध्य वर्ग इनर्ट में है। हम जैसे 2-4 लोग आके बोलते हैं, बाकी सारे के सारे अपने कुएं के मेंढक हैं, उसके अंदर बंद है वो। और वो सिर्फ उनके मुंह में एक ही जुबान है, हम कर भी क्या सकते हैं। तो ये एक असहाय होने की स्थिति है। लेकिन 75-76 में ऐसा नहीं था, वो आक्रोश पनपा। 77 में आके जो हमने वोट दिया है, उस वोट की आंधी में इंदिरा गांधी भी रायबरेली से उड़ गई थी। मुझे गोविंद वो आक्रोश नजर नहीं आता युवाओं में। मुझे वो आक्रोश जो इमरजेंसी, आप तो पैदा नहीं होते तब, मैं वो आक्रोश देखना चाहता हूं। ये बात मैंने अनुपम से भी कही थी, और मैं कई टीवी चैनल्स पे, मैं जीएस टीवी पे लगातार आता हूं, गुजरात समाचार टीवी पे, जिसका प्रोग्राम जय नारायण व्यास जी शाम को आयोजित करते हैं 9 से 10 प्राइम टाइम के अंदर। 3 एक्सपर्ट आते हैं, मैं उनमें से एक रहता हूँ, हर हफ्ते 1-2 बार आता हूँ उसमें। तो आप इस बात का देखिए कि वो आक्रोश मुझे नजर नहीं आ रहा है। जैसा मैं आपको दिनेश जी आपको शुरू में लोग कह रहा जाएं, मैं कहता हूँ लोग जाएं। उसका पहला टेस्ट अगले साल है, 2022 में है, और इन्हीं 2 प्रदेशों में है जहां से ये आग निकल कर आ रही है, उत्तर प्रदेश और बिहार, जहां पे युवा हल्ला बोल का इस टाइम प्रभुत्व बनता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर मैं देखना चाहूंगा कि युवा 2022 के अंदर, अगले साल यही महीना होगा मार्च का, जब वो वोट देने जाएंगे। ये उनका टेस्ट है, ये टेस्ट हमारा नहीं है, ये टेस्ट योगी का भी नहीं है, ये टेस्ट भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं है, ये टेस्ट आप लोगों का होगा। आप किस दिशा में जाएंगे, आप कैसे वोट दे के आएंगे, क्या आप वास्तव में ही बदलना चाहते हैं, या फिर वही आखिरी दिन फिर कोई हिंदू मुसलमान होगा, फिर कोई इंडिया पाकिस्तान होगा, फिर कोई पुलवामा हो जाएगा, फिर कोई बालाघाट हो जाएगा, और फिर आप जाके देशभक्ति के और राष्ट्रभक्ति के नाम पे फिर उनको वोट दे के आएंगे। नहीं, जैसा मैं आपसे कह रहा था कि एक ये जो बेरोजगारों का आक्रोश है, युवाओं का जो आक्रोश है, वो एक ज्वालामुखी का रूप ले रहा है। अब ये ज्वालामुखी में विस्फोट आपको 2022 में भी दिख सकता है, 24 में भी दिख सकता है, और हो सकता है उससे पहले भी कहीं बीच में ही ये सत्ता परिवर्तन के लिए युवा सड़कों पे उतर जाए। तो ये ज्वालामुखी कब फूटेगा उसका कोई एक पॉइंट अब मुझे भी नहीं पता कब होगा, लेकिन आने वाला है। अंदर से फीलिंग आती है ऐसा हो सकता है हो। और आप देखिए कि अब यूपी की बात करें, 2022 में इलेक्शन है, ये झूठ पे झूठ परोसे जा रहे हैं, लेकिन उसको कोई अब ले नहीं रहा है। अभी आप कुछ दिन पहले की बात है, जब इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऑफिशियल हैंडल से एक ट्वीट होता है, मुझे मालूम है, हाँ, उस लेखपाल ट्वीट का में जो हुआ बोला था। जाता है, बिल्कुल, तो उस ट्वीट में बताया जाता है कि लेखपाल की भर्ती में ये धन्यवाद ज्ञापित कर रहा था कोई लेखपाल, और वो लेखपाल जब से धन्यवाद ज्ञापित करने के बाद भाग गया, यूपी सरकार को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। अब ट्वीट डिलीट करना, आप पहले एक देखिए, ट्वीट तो आजकल एक मीडियम हो गया है कम्युनिकेशन का, वरना अपनी बात वापस लेने वाला जो वर्डिंग होता होगा पहले कि अपनी बात वापस लो, तो ये सरकार ने अपनी बात को वापस लिया कि हाँ भैया हमसे गलती हो गई, हम वापस लिए। इसी तरह ये ट्वीट डिलीट करना बड़े ये शब्द यूज नहीं करते कि हमसे गलती हो गई। ये हाँ, बीजेपी की डिक्शनरी में गलती वर्ड नहीं है। ये लोग भले हटा देंगे डिलीट, लेकिन इनके मुंह से कभी ये निकल जाए कि हमने कोई गलत कदम उठाया, वो नहीं निकलेगा। ये नॉन फ्लेक्सिबल है, ये रिजिड लोग हैं, ये इनके मुंह से कभी ये वर्ड निकलता नहीं कि हमने कोई गलती की है, क्योंकि ये तो भगवान राम के अवतार है ना। और आज तो हमारे वो क्या कहते हैं, तीरथ सिंह रावत जी जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उत्तराखंड के, उन्होंने तो एक नई बात बोल दी। कहता है बहुत जल्दी आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी भगवान राम की तरह पूजे जाएंगे और उनके मंदिर होंगे। चलिए साहब, हम तो भगवान राम को विश्वास करते थे, हाथ जोड़ते थे उनको, और सदियों से उन्हीं को हाथ जोड़ते आए हैं, उन्हीं के मंदिरों में जाते आए हैं, और एक दूसरे को राम राम भी कहते आए हैं। लेकिन वो पॉलिटिकल राम राम नहीं होता था,
लेकिन आज हमें पता लगा, टाइम्स ऑफ इंडिया की फ्रंट पेज न्यूज है ये बॉम्बे के अंदर, कि तीरथ सिंह रावत कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तो आने वाले अगले नए श्री राम है। अब इसके ऊपर मैं कहूं क्या, मैं किसकी बुद्धि पे कमेंट करूं, तीरथ सिंह रावत की या जो बाकी जो खास तौर से जो बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं। शायद मुझे लगता है कि मैं अपना कद छोटा कर लूंगा अगर इन कमेंट्स के ऊपर, अगर मैं अपना कमेंट। बिल्कुल। अब वो चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है हम लोगों को। अब ये बेकार में ये मोड़ के उसी तरफ लाते हैं। अब महाराजगंज से मैं हूँ, यहाँ अगर चुनाव होता है तो यहाँ के सांसद की हिम्मत नहीं है कि वो अपने नाम पे वोट मांग ले। यहाँ के सांसद मांगेंगे मोदी के नाम पे वोट। गोरखपुर के सांसद के रूप में मांगेंगे लोग मोदी का वोट, मांगे मोदी के नाम पे वोट लोग मांगेंगे। तो इस इनकी इमेज तो खत्म हो गई है। जो मोदी के अलावा ये कोई नहीं है। अब मोदी के पीछे क्या है, वो एक बड़ा सा प्रोपेगेंडा जिसको चलाया जाता है। अब चर्चा इस बात की होनी चाहिए टीवी चैनलों पे कि रोजगार की स्थिति क्या है, किसान प्रोटेस्ट कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लेवल पे एजुकेशन हो रहा है, लेकिन चर्चा कुछ अलग ये कर रहे हैं। तो वो इनका सेक्शन धीरे धीरे खत्म होगा। ये अगले चुनाव तक ये बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगे और कोई नहीं पूछने वाला है। ये रोजगार के मुद्दे पे जैसे आने वाला तो युवाओं का, जैसे कहता है आने वाली पीढ़ी तो युवाओं की ही है। वो अब कैसे विचार करेंगे। तीरथ सिंह रावत हो सकता है कि बात करें, वो मंदिर की पूजा करें, हो सकता है अपने घर में फोटो भी लगाए हो, लेकिन हम तो नहीं लगाए हैं। हम तो आज भी भगत सिंह को पूछते हैं, हम आज भी गांधी को पूछते हैं, अम्बेडकर को पूछते हैं, लेकिन इनकी फोटो हम नहीं लगाने जाते। हमें पूजने के लिए भगवान श्री राम से ले लेते हैं, कृष्ण से ले लेते हैं, जो हमारे धर्म में उनको भी लेते हैं, ईश्वर अल्लाह, या फिर मस्जिद हर जगह जाते हैं। लेकिन हम लोगों को इनकी जरूरत नहीं है। हमारे लिए राम से बढ़ के ये थोड़ी ना हो जाएंगे कभी। चलिए, बिल्कुल तो ठीक कहा ये आपने। वो तीरथ सिंह रावत के लिए हो सकते हैं या बीजेपी के दूसरे लोगों के लिए हो सकते हैं। हम उन लोगों से भी संवाद करना चाहते हैं जो लोग पूजा करते हैं। उनसे हम पूछना चाहते हैं उत्तराखंड में कितना रोजगार दे दिया इनकी सरकार ने, या फिर बाकी प्रदेशों की जो बात करें, उन हर प्रदेशों में हम लोग सवाल के साथ खड़े हैं। युवा हल्ला बोल प्रमुखता से खड़ा है इनसे सवाल पूछने के लिए, चाहे यूपी हो, बिहार हो, चाहे केंद्र सरकार हो। हर जगह जो स्टूडेंट एजुकेटेड हैं उनके सवालों के साथ हम लोग लगातार बने हुए हैं और बिल्कुल 2024 में जवाब देंगे, 2022 में जवाब देंगे, आने वाले हर चुनाव में जवाब देंगे। क्योंकि अब ये पॉलिटिकल चर्चा हो चुकी है। पहले लोगों को लगता था, जैसे स्टूडेंट्स में ही लगता था, जब मैं अभी 2-3 साल पहले, जब मैं कह रहा हूँ युवा हल्ला बोल से पहले, मेरी कंडीशन ये थी कि भाई देश में चलो जो हो रहा है, अभी हमें पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है। तो मुझे नहीं लगता था कि दूसरे की लड़ाई मेरी लड़ाई है। अब जब ये युवा हल्ला बोल और बाकी सब ये शुरू हुआ, उस समय जब मेरे साथ दिक्कत हुई, मैं मेहनत से तैयारी करने के बाद सिलेक्शन नहीं पाया, जबकि पता चला कि पैसे दे के तमाम लोग सिलेक्शन पा गए हैं, तो वो एक बड़ा गुस्सा आया। उसी तरह सबके साथ हो रहा है कि जब तक खुद पे नहीं बन रहा है, जब तक लोगों को लगेगा कि हमारा गला सेफ है, तब तक वो बोलने को तैयार नहीं होंगे। जिस दिन देखेंगे तलवार मेरे गले पे है, उस दिन सभी लोग तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल मैं सही अपने बात एक, कही है। एक अपनी पर्सनल कहानी मैं सुनाता हूँ। एक मेरा दोस्त है, बैंक में नौकरी करता है, और अभी 1.5 साल पहले की बात है, वो उससे मुझसे परमानेंट बहस इसी बात की होती थी कि रोजगार के नाम पे मोदी बहुत रोजगार दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं। लेकिन जब से ये प्राइवेटाइजेशन वाला चक्कर आया है, वो दोस्त मुझसे भी ज्यादा आगे बढ़ के मोदी के विरोध में बोल रहा है, क्योंकि उसका गला आ गया उसी तलवार पे जिस पे मेरा था पहले। तो जब जब सब पे आया है, महंगाई की बोझ सब पे आ रही है। महंगा अभी सिलेंडर सबको मिल गया था कि भाई फ्री में सिलेंडर मिल रहा है, लेकिन वो सिलेंडर लोग आज फेंक रहे हैं, फिर से लकड़ियों की तरफ लौट रहे हैं। बैंक वो सिलेंडर भी उज्ज्वला का सिलेबस से बाहर हो गया है। बिल्कुल। तो बैंक का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, इससे लोग बैंक में भी जाना कम कर देंगे। ये बैंकिंग का तो ये कर दिए हैं कि हर जगह, जो जैसे बीएमसी बैंक जो अभी जो हुआ, यस बैंक का जो हाल हुआ, उसी तरह बाकी प्राइवेट बैंकों का कभी भी हो सकता है। तो लोगों को लग रहा है कि जब उनका गला आ जाएगा उसके सामने, उनकी तलवार के सामने, तो वो भी बोलना शुरू कर देंगे। और युवा, किसान या फिर जो भी वर्ग है, हो सकता है मध्यम वर्ग भी, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल डेड हो गया है, असक्रिय हो गया है, हो सकता है कि 1 साल में वो भी जग जाएं, तब जब उनकी बात आ जाएगी महंगाई में। बिल्कुल सही कहा आपने। तो दोस्तों,
अभी हमने बहुत सारी बातें की गोविंद मिश्रा जी के साथ, बहुत सारे मुद्दे उठाए। मुद्दे तो बहुत सारे हैं बात करने के लिए, लेकिन क्या होता है कि एक समय सीमा भी होती है कहीं न कहीं। और हम दरअसल इस चैनल के ऊपर ये मुद्दे उठाते रहे हैं पहले भी, अब भी उठाएँगे, आगे भी उठाते रहेंगे। चाहे किसानों का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, नौकरी हो, बेरोज़गारी का मुद्दा हो, महँगाई का मुद्दा हो, इन पर हम लगातार आपसे बात करते रहते हैं, अपने एक्सपर्ट्स को, विद्वानों को बुलाते रहते हैं। अ, अब समय आया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले कोई आखिरी टिप्पणी गोविंद जी, दर्शकों के लिए आप कोई संदेश देना चाहें? बिल्कुल, मैं बोलना चाहूँगा आपके दर्शकों से कि रोज़गार का जो अहम मुद्दा है, जो आपके आस-पास पड़ोस में हो सकता है आपके ऊपर भी गुज़र रहा हो, उसके ऊपर बोलना शुरू कीजिए। युवा हल्ला बोल के को देखिए कि किस तरह किन बिंदुओं पे, ज़मीनी बिंदुओं पे हम लोग लड़ रहे हैं, उन चीज़ों को देखिए कि रोज़गार जैसे अहम मुद्दे पे जिस पे सरकार, प्रधानमंत्री, तमाम बीजेपी के सपोर्टर्स बोलने से कतरा रहे हैं, उस पे आपको बोलना होगा, अब नहीं तो कभी नहीं। मतलब अभी नहीं बोलेंगे तो आप कभी हमेशा आपको लगेगा कि वो बारी जब तक हमारे ऊपर तलवार नहीं लटकती तब हम नहीं बोले। तो ये आपकी बारी है, आपको बोलना ज़रूरी है और खुल के बोलिए, बिना डरे बोलिए, निर्भीक होके बोलिए। हम आपके साथ खड़े हैं, बिना निर्भीकता से खड़े हैं, एकदम लगातार लड़ने को तैयार हैं, सत्ता परिवर्तन को तैयार हैं। युवा आक्रोशित है और इस आक्रोश को आप सरकार तक पहुँचाइए। बहुत खूब। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। इस वादे के साथ कि बहुत जल्दी फिर हम आपके साथ होंगे, एक नए मुद्दे के साथ, एक नए मेहमान के साथ, एक नए विचार के साथ। तो हमें दीजिए आज्ञा, और इससे पहले गोविंद मिश्रा जी का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला, हमारे शो में आए, और हमें उम्मीद है कि ये प्रोग्राम काफ़ी लोग देखेंगे, आगे बढ़ाएँगे, और जो युवाओं की ज्वाला है, जो युवाओं की आकांक्षाएँ हैं, उसको आगे बढ़ाने में ये हमारा जो मंच है, हमारा जो चैनल है, वो भी एक प्लेटफ़ॉर्म के रूप में कार्य करेगा। शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत, बहुत जल्दी आपसे फिर होगी मुलाकात।